दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है ओ मेरा हीरो। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। अपने घर की बालकनी में बैठी चाय की चुस्कियों के साथ बारिश की बौछारों का मैं आनंद लेने लगी। आंखें अनायास ही सड़क पर तितर बितर होते भीड़ के रैले में किसी को तलाशने लगी, लेकिन उसे वहां ना पाकर उदास हो गई। आज ये फुहारें कितनी सुहानी लग रही हैं, जबकि यही गड़गड़ाहट आसमान में चमकती बिजली की आंख मिचौली उस दिन कितना कहर बरसाती प्रतीत हो रही थी। समय और स्थान परिवर्तन के साथ ही साथ एक ही परिदृश्य के मायने कितने बदल जाते हैं। 2 वर्ष पूर्व की यादें अभी भी जहन में आते ही शरीर में झुरझुरी सी होने लगती है, और इसके साथ ही आँखों के सामने उभर आता है एक रेखाचित्र हीरो का, जिसकी मधुर स्मृति अनायास ही चेहरे पर मुस्कान ला देती है। उस दिन ऑफिस से निकलने में मुझे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। काफ़ी अंधेरा घिर आया था, स्ट्रीट लाइट जल चुकी थी। मैंने घड़ी देखी, घर पहुंचते पहुंचते 11:30 तो बज ही जाएंगे। माँ चिंता करेगी सोचकर लिफ्ट से उतरने ही मैंने माँ को फ़ोन लगा दिया। हाँ, कहाँ तक पहुँची? आज तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, संभल कर आना। माँ की चिंता उनकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रही थी। बस निकल गई हूँ, अभी कैब पकड़कर धीरे सीधे घर पहुँचती हूँ, और फिर मुंबई की बारिश से क्या घबराना माँ, हर साल ऐसे ही तो होती है। मेहमान और मुंबई की बारिश का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ टपक जाए कोई नहीं बता सकता। मैं बड़ी बेफिक्री से बोली, अरे आज साधारण बारिश नहीं है, पिछले 10 घंटे से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश थमने या धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। हेलो हेलो, माँ बोलती रह गई। मैं भी देर तक हेलो हेलो करती बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। सिग्नल जो उस वक्त आने बंद हुए थे तो फिर जुड़ ही नहीं पाए थे। बाहर का नज़ारा देख मैं अवाक रह गई थी। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी थी। दूर दूर तक कैब क्या किसी भी चलती गाड़ी का नामो निशान तक ना था। घुटनों तक पानी में डूबे लोग अफरा तफरी में इधर उधर जाते नजर आ रहे थे। महानगरीय जिंदगी में एक तो वैसे ही किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होता, और उस पर ऐसा तूफानी मंजर। हर किसी को बस घर पहुंचने की जल्दी मची थी। अपने ऑफिस की पूर्णतया वातानुकूलित इमारत, जिस पर हमेशा से मुझे गर्व रहा है, पहली बार रोष उमड़ पड़ा। ऐसी भी क्या वातानुकूलित इमारत जो बाकी दिन दुनिया से आपका संपर्क ही काट दे। अंदर हमेशा एक सा मौसम, बाहर भले ही पतझड़ गुजर कर बसंत छा जाए। खैर, अपनी दार्शनिकता को ठेंगा दिखाते हुए मैं तेज कदमों से सड़क पर आ गई और इधर उधर टैक्सी के लिए नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन वहां पानी के आती बहाव के कारण वाहनों का रेला ही थम गया था। वहां टैक्सी की खोज करना बेहद पूर्णतया मूर्खतापूर्ण लग रहा था। कुछ अधडूबी कारें मंजर को और भी भयावह बना रही थी। मैंने भैया से संपर्क साधने के लिए एक बार और मोबाइल फ़ोन का सहारा लेना चाहा, लेकिन सिग्नल के अभाव में वह मात्र एक खिलौना रह गया था। शायद आगे पानी इतना गहरा ना हो
यह सोचकर मैंने बैग गले से कमर में टांगा और पानी में उतर पड़ी। कुछ कदम चलने पर ही मुझे सैंडल असुविधाजनक लगने लगे। उन्हें उतार कर मैंने बैग में डाला। आगे चलते लोगों का अनुसरण करते हुए मैं सहम सहम कर कदम बढ़ाने लगी, कहीं किसी गड्ढे या नाले में पाँव ना पड़ जाए। मैं न जाने कितनी देर चलती रही और कहाँ पहुँच गई, मुझे कुछ होश नहीं था। लोकल ट्रेन में आने जाने के कारण मैं सड़क मार्गों से नितांत अपरिचित थी। आगे चलने वाले राहगीर भी मुझे जाने कब इधर उधर हो गए थे, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे चक्कर आने लगे थे। सारे कपड़े पूरी तरह भीग कर शरीर से चिपक गए थे। ठंड भी लग रही थी। अर्धबेहोशी सी हालत में मैं कहीं बैठने की जगह तलाश करने लगी। तभी जोर से बिजली कड़की और आसपास की बत्तियां गुल हो गई। मेरी दबी सी चीख निकल गई। फुटपाथ पर बने एक इलेक्ट्रॉनिक पोल के स्टैंड पर मैं सहारा लेकर बैठ गई। आंखें स्वतः ही मुन गई। किसी ने झटके से मुझे खींचा तो मैं चीख मार कर उठकर खड़ी हुई। छोड़ो मुझे, छोड़ो! दहशत के मारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। अंधेरे में आंखें चौड़ी कर देखने का प्रयास करने पर मैंने पाया कि एक युवक ने मेरी बाँह पकड़ रखी थी। करंट खाकर मरना है क्या? कहते हुए उसने मेरी बाँह छोड़ दी। वस्तुस्थिति समझकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। फिर तुरंत ही अपनी असहाय अवस्था का बोझ मुझ पर हावी हो गया। प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। मैं पिछले 3 घंटे से भटक रही हूँ और मैं 5 घंटे से, उसने बिना किसी सहानुभूति के सपाट सा उत्तर दिया। ओह! फिर अब क्या होगा? मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। मैं यहीं बैठकर किसी मदद के आने का इंतज़ार करती हूँ। मैं खंभे से थोड़ा हट कर बैठ गई। मदद आती नहीं, तलाश की जाती है, पर आगे कहीं बैठने की जगह भी ना मिली तो मैं किसी भी हाल में उठने को तैयार न थी। ऐसी सोच के साथ तो सारी जिंदगी यहीं बैठी रह जाऊंगी। मेरी आंखें डबडबा आई थी। शायद इतनी देर बाद किसी को अपने साथ पाकर दिल हमदर्दी पाने को मचल उठा, पर वह शख्स तो किसी और ही मिट्टी का बना था। आपको क्या लगता है कि मैं किसी फिल्मी हीरो की तरह आपको गोद में उठाकर इस पानी में से निकाल ले जाऊंगा? पिछले 5 घंटे से बरसते पानी में पैदल चल चल कर मेरी अपनी सांस फूल चुकी है। चलना है तो आगे चलो, वरना मरो यहीं पर। उसके सख्त रवैये से मैं सहम गई थी। डरते डरते उसके पीछे फिर से चलने लगी। तभी मेरा पाँव लड़खड़ाया। मैं गिरने की ही वाली थी कि उसने अपनी मजबूत बाहों से मुझे थाम लिया। तुम आगे चलो, पीछे गिर गिरा कर बह गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। आवाज़ की शक्ति थोड़ी कम हो गई थी और अनजाने ही वह आपसे तुम पर आ गया था। पर मुझे अच्छा लगा। अपने साथ किसी को पाकर मेरी हिम्मत लौट आई थी। मैं दूने उत्साह से आगे बढ़ने लगी। तभी बिजली लौट आई। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। आपके पास मोबाइल होगा ना? हाँ है। तो मुझे दीजिए प्लीज़। मैं घर फ़ोन करके भैया को बुला लेती हूँ।
मैडम, आपको शायद स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। इस क्षेत्र की संचार व्यवस्था ठप हो गई है। सिग्नल नहीं आ रहे हैं। पूरे इलाके में पानी भर जाने के कारण वाहनों का आवागमन भी रोक दिया गया है। हमारे परिजन चाहकर भी यहाँ तक नहीं आ सकते और न हमसे संपर्क साध सकते हैं। स्थिति बदतर हो इससे पूर्व हमें ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? मुझे एक बार फिर चारों ओर से निराशा ने घेर लिया था। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लग रहा था आज यही हमारी जल समाधि बन जाएगी। मुझे अपने हाथ पांव शिथिल होते महसूस होने लगे। याद आया लंच के बाद से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लग रही है। लंच के बाद से ही कुछ नहीं खाया है। बोलते बोलते मेरा स्वर रोआ सा हो गया था। और अच्छा, मैं तो बार बार कुछ ना कुछ उड़ा रहा हूँ। कभी पाव भाजी, कभी भेला पूड़ी, कभी बटाटा बड़ा। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियाँ बार बार खुद को इतना निरीह साबित करने पर क्यों आमदा हो जाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी सुपर हीरो की तरह उड़कर जाऊंगा और पलक झपकते तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बटाटा बड़ा लेकर हाजिर हो जाऊंगा? फिर हम यहाँ पानी के बीच गरमा गरम बड़े खाते हुए पिकनिक का लुत्फ़ उठाएंगे। जी नहीं, मैं ऐसी किसी काल्पनिकता में नहीं जा रही हूँ। बटाटा बड़ा तो क्या मुझे आपसे सूखी रोटी की भी उम्मीद नहीं है? मुझे गुस्से में हाथ पांव मारती मैं और भी तेज तेज चलने लगी। काफ़ी आगे निकल जाने पर ही मेरी गति थोड़ी धीमी हुई। मैं चुपके से टोह लेने लगी, पर वह मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं। मैं पीछे ही हूँ। तुम चुपचाप चलती रहो। कृपया इसी गति से कदम बढ़ाती रहो। उसके व्यंग से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब तो चाहे यहीं पानी में समाधि बन जाए, पर इससे किसी मदद की अपेक्षा नहीं रखूंगी। मेरी धीमी हुई गति ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। अपनी सामर्थ्य पर खुद मुझे आश्चर्य हो रहा था। ऑफिस से आकर सीधे बिस्तर पर ढेर हो जाने वाली मैं कैसे पिछले 7-8 घंटे से बिना कुछ खाए पिए चलती जा रही हूँ, वह भी घुटनों से ऊपर चढ़ चुके पानी में। शरीर से चिपकते पॉलीथीन कचड़ा और खाली बोतलें मन में लिजलिजा सा एहसास उत्पन्न कर रहे थे। आज वाकई पर्यावरण को साफ रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यदि पॉलीथीन से नाले ना भर जाते तो सड़कों पर इस तरह पानी नहीं भरता। पानी भरने की सोच के साथ मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर पानी का स्तर काफ़ी कम हो गया है। वाह! मेरे मुंह से खुशी की चीख निकल गई। वाकई यहाँ पानी का स्तर घुटनों से भी नीचे था। तभी एक बड़े से पत्थर से मेरा पांव टकरा गया। ओह! मैं जोर से चिल्लाकर लड़खड़ाई। पीछे आ रहे युवक ने आगे आकर एक बार फिर मुझे संभाल लिया। अब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने लगा, क्योंकि मेरे पांव से खून बहने लगा था और मैं लंगड़ा रही थी। पानी में बहती खून की धार देखकर मैं दहशत के मारे बेहोश सी होने लगी थी।
उस युवक के उत्साहित स्वर से मेरी चेतना लौटी। वह देखो सामने बरिस्ता होटल, वहाँ काफ़ी चहल पहल है। उधर इतना पानी भी नहीं है। हम वहाँ से ज़रूर फ़ोन कर सकेंगे। हमारे घर वाले आकर तुरंत हमें ले जाएंगे। देखो, मंजिल के इतने करीब पहुंचकर हिम्मत नहीं हारते। आंखें खोलो, देखो, मुझे तो गर्मा गर्म वड़ा पाव की खुशबू भी आ रही है। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोलने का प्रयास किया। बस इतना ही देख सकी कि वह साथी युवक मुझे लगभग घसीटता हुआ उस चहल पहल की ओर ले चला था। कुछ लोग उसकी सहायतार्थ दौड़ पड़े थे। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। चक्कर और थकान के मारे मैं बेहोश हो पड़ गई थी। होश आया तो देखा एक आदमी चम्मच से मेरे मुंह में गुनगुनी चाय डाल रहा था और मेरा साथी युवक फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से किसी को अपनी लोकेशन बता रहा था। मैं उठकर बैठ गई। चाय का गिलास मैंने हाथों में थाम लिया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी ने मुझे 2 बिस्किट भी पकड़ा दिए थे, जिन्हें खाकर मेरी जान में जान आई। तुम भी घर वालों से बात कर लो। मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वे जीजा जी के संग वहीं कहीं आसपास ही मुझे खोज रहे थे। तुरंत वे मुझे लेने निकल पड़े। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन आसपास मौजूद भीड़ की आंखों में नींद का नामो निशान न था। हर किसी की ज़बान पर प्रकृति के इस अनोखे तांडव की ही चर्चा थी। मेरा साला मुझे लेने आ रहा है। मुझे कहाँ छोड़ना है बता दो। लो, वे आ गए। अपनी गर्भवती पत्नी को भी गाड़ी से उतरते देख वह हैरत में पड़ गया। अरे, तुम ऐसे में बाहर क्यों निकली? वह भी ऐसे मौसम में? बिना कोई जवाब दिए उसकी पत्नी उससे बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे धीरज बांधने लगा। मेरी भी आंखें भर आई। पत्नी को अलग कर वह मुझसे मुखातिब हुआ। पहली बार कोई हेल्प ऑफर कर रहा हूँ। चलो, हम छोड़ देंगे। नहीं थैंक्स भैया और जीजा जी बस आ ही रहे हैं। लो, वे भी आ गए। अच्छा बाय। वह कह कर चला गया। हमने ना एक दूसरे का नाम पूछा ना पता। उसकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे एक नाम दे दिया, हीरो। वास्तविक हीरो की तरह बिना कोई हैरत अंगेज करतब दिखाए यदि कोई मुझे उस दिन मौत के दरिया से बाहर ला सकता था तो वही एक हीरो। उस समय तो मुझे उस पर गुस्सा आया ही था कि कैसा रफ आदमी है, लेकिन आज मैं आसानी से समझ सकती हूँ उसका मुझे खिजाना, आक्रोशित करना एवं सोची समझी चालाकी के तहत था, ताकि मैं उत्तेजित होकर तेज तेज कदम बढ़ाऊं और समय रहते खतरे की सीमा रेखा से बाहर निकल जाऊं। सड़क पर रेंगते अनजान चेहरों के काफिले में आज भी मेरी नज़रें उसी हीरो को तलाश रही हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।